हेलो एवरीवन, होप ऑल यू आर डूइंग गुड। आज हम बात करेंगे हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम की, जिसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा है। देन हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसेस की, जिसमें कैसे एक जो बिल होता है वो एक एक्ट बनता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जब भी हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट के तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकंड लोकसभा एंड थर्ड इज राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस, हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स भी बोला जाता है। ठीक है, हमारे पास दो सदन यानी दो लेजिस्लेटिव बॉडी है, इसलिए इसको बोलते हैं हम बाई कैमरल। बाई का मतलब होता है टू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोकसभा से। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, क्योंकि लोकसभा के अंदर जो भी मेंबर्स चुनते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं हमारे द्वारा। जो भी मेंबर्स चुन के जाते हैं उनको हम बोलते हैं एमपी। एमपी का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजंस ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, अगर हम इसकी करंट स्ट्रेंथ की बात करें तो 545 इसकी करंट स्ट्रेंथ है, और मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो 550 है। पहले इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 थी, लेकिन 2019 में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और एंग्लो इंडियंस को रिमूव कर दिया जाता है। पहले हम यहाँ पे दो एंग्लो इंडियंस को देखते थे जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था। एंग्लो इंडियंस बेसिकली वो लोग थे जिनके एक जो पेरेंट है वो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर हम इसके टेन्योर की बात करें तो इसका 5 ईयर टेन्योर होता है, लेकिन इट इज सब्जेक्टेड टू द डिसोल्यूशन। इसका मतलब है कि अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट इनको 5 साल से पहले भी रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा का जो टाइम पीरियड है वो टेम्परेरी है। ठीक है, अगर हम इसकी एज की बात करें कि आप कब इसके मेंबर बन सकते हैं, तो आपकी मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। इसको हेड कौन करता है लोकसभा की मीटिंग को? तो जो हेड करता है उसको बोलते हैं स्पीकर ऑफ द हाउस। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यसभा। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, क्योंकि राज्यसभा रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स को। इसकी करंट स्ट्रेंथ को 245 इसकी करंट स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है। इसके अंदर 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। जो ये 12 मेंबर्स होते हैं, दे आर द एक्सपर्ट्स ऑफ देयर फील्ड। फॉर एग्जांपल्स, some of them are from art background, some of them are from लिटरेचर फील्ड। ठीक है, ऐसे अलग अलग बैकग्राउंड से ये 12 लोग होते हैं। ठीक है, आर्ट, साइंस, कल्चर या फिर सोशल सर्विस। ठीक है, इसकी मिनिमम एज आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए, और इसको हेड करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे हमने पता किया कि जैसे लोकसभा में क्या होता है, 5 ईयर का पीरियड होता है और उससे पहले भी हम लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन राज्यसभा ऐसा नहीं है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है, जिसमें 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं, और हर तीसरे साल 1/3 मेंबर न्यूली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें राज्यसभा के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं, राज्यसभा में कौन चुन के जाता है? तो राज्यसभा में एमएलए कुछ लोगों को चुन के भेजते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं राज्यसभा में वी द सिटीजन ऑफ इंडिया हम इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन राज्यसभा मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्टेट असेंबलीज एमएलएज। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जैसा कुछ हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे देखते हैं। ठीक है, जैसे लोकसभा में होता है ना कि किसी स्टेट में 10 सीटें, किसी में 50 सीटें, तो उसके हिसाब से मेंबर्स को भेजते हैं। वैसे ही राज्यसभा में हर स्टेट से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं, जैसे किसी में 2, किसी में 10। ठीक है, ऐसे, और इनको हमारे एमएलए चुनते हैं। एमएलए को तो हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं अपनी स्टेट असेंबली के लिए। ठीक है, तो अब हम डिफरेंसेस देखते हैं कि हमारा जो बाइकेमरल सिस्टम है इसमें इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या है। जब हम लोकसभा की बात करते हैं
तो इट इज हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस। लोकसभा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं लोकसभा में एमपीज को। राज्यसभा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये एमएलए द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा में हम रिमूव कर सकते हैं गवर्नमेंट को नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाकर, लेकिन हम राज्यसभा को ऐसा नहीं कर सकते। लोकसभा का जो मेन फोकस होता है वो नेशनल होम और फाइनेंशियल अफेयर्स होते हैं, वही राज्यसभा का इम्पोर्टेंट फोकस होता है स्टेट अफेयर्स और स्टेट राइट्स को प्रिजर्व करने में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे लोकसभा और राज्यसभा पावर को बैलेंस करती हैं। जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो हमने देखा कि उसमें नेशनल इंटरेस्ट के ज्यादा मुद्दों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, फोकस होता है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट डिसीजन है जिसमें लोकसभा का हम बोल सकते हैं पलड़ा थोड़ा भारी होता है, वो होते हैं मनी बिल्स। मनी बिल्स को जब भी हमें पेश करना होता है तो हमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में उसको सिर्फ रिकमेंडेशंस के लिए और परमिशंस के लिए भेजा जाता है। लेकिन राज्यसभा में जो मनी बिल है उसको 14 दिन तक रखा जाता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। और उसके बाद अगर 14 दिन से ज्यादा रख लिया तो उस बिल को पास माना जाता है कि हाँ राज्यसभा ने इसको पास कर दिया। ठीक है, तो मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। अगर हम वही बात करें स्टेट की, राज्यसभा की, तो जो स्टेट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का इम्पोर्टेंट रोल हमारा राज्यसभा का है। ऑल्सो जब भी कोई टॉपिक या फिर बोल सकते हैं कि कोई भी मैटर स्टेट लिस्ट से रिमूव किया जाता है या इंक्लूड किया जाता है तो उस टाइम पे राज्यसभा की परमिशन लेना बहुत जरूरी होता है, राज्यसभा का अप्रूवल मस्ट होता है उस कंडीशन में। ठीक है, अगर राज्यसभा ने ऐसा अप्रूवल नहीं दिया कि स्टेट लिस्ट में इस सब्जेक्ट को इंक्लूड करना है तो वो सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे जो हमारा बिल है वो एक एक्ट बनता है। ठीक है, बिल सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ड्राफ्ट किया जाता है। बिल को ड्राफ्ट करते हैं गवर्नमेंट बिल हो सकता है जो मिनिस्टर के द्वारा ड्राफ्ट किया जाता है, और होता है प्राइवेट मेंबर बिल जो उन व्यक्तियों के द्वारा ड्राफ्ट किया जाता है जो एमपीज तो है लेकिन मिनिस्टर्स नहीं है, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर्स। जब ऐसे मिनिस्टर्स किसी बिल को पेश करते हैं तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिल। और जो सिर्फ एमपीज होते हैं किसी स्टेट से चुन के आते हैं और वो मिनिस्टर्स नहीं है, अगर वो किसी बिल को पेश करते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट ड्राफ्ट हो गया बिल, इसके बाद इंट्रोडक्शन होता है, या तो लोकसभा में हो सकता है या फिर राज्यसभा में, किसी भी सदन में पास हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग किसी भी सदन में हो सकती है। बस ये याद रखने की जरूरत है कि अगर मनी बिल है तो सिर्फ लोकसभा में फर्स्ट रीडिंग होगी। फर्स्ट रीडिंग का मतलब है इंट्रोडक्शन होगा, देन सेकंड रीडिंग जिसमें जर्नल डिस्कशन होता है, कमेटीज फॉर्म होती हैं, कमेटी फिर अपनी रिपोर्ट देती है, देन उस रिपोर्ट पर डिस्कशन होता है, देन उसमें कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट किए जाते हैं अगर करने हैं तो, देन थर्ड रीडिंग होती है जिसको फाइनल रीडिंग बोलते हैं, फाइनल डिस्कशन। और थर्ड रीडिंग के बाद वोटिंग होती है कि यानी कितने लोग उसके एग्री करते हैं और कितने लोग डिसएग्री करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ये बिल पास हो जाता है तो ये सेकंड हाउस में प्रोसीड करता है। सेकंड हाउस में भी सेम 3 बार रीडिंग होती है, ठीक है, किसी भी बिल पर 3 बार रीडिंग होती है। ठीक है, अब जब सेकंड हाउस के पास अब 4 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो बिल को पास कर दें तो बिल स्ट्रेट अवे प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा और एक्ट बन जाएगा, या फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट करें और वापिस से जो पहले वाला हाउस है उसको रिटर्न कर दें। अब पहले वाला हाउस उन अमेंडमेंट पर बात करेगा, उनको रेक्टिफाई करेगा, देन अगेन वो सेकंड हाउस में भेजेगा। थर्ड ऑप्शन होता है कीप इट पेंडिंग। इसका मतलब है लेजिस्लेटिव डेडलॉक, मतलब जो राज्यसभा है वो उस जो भी बिल आया है उसके पास उसको अपने पास रख सकते हैं।
नाउ थर्ड इज रिजेक्ट द बिल आउटराइट, यानी जो बिल जो उन्होंने भेजा है फर्स्ट हाउस ने उसको रिजेक्ट कर देगी, यानी कि हम इससे एग्री नहीं है। तो ये भी लेजिस्लेटिव डेडलॉक आ जाता है। डेडलॉक का बेसिकली मतलब है जो भी जो बिल आया है वो एक तरह से निरस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, इनमें मेन डिफरेंस क्या है। जैसे मनी बिल को बताया था लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रेसिडेंट की अनुमति से, लेकिन राज्यसभा को में उसको सिर्फ रिकमेंडेशन के लिए या फिर अगर वो कोई चेंजेस चाहती है तो वो करने के लिए भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो राज्यसभा ने जो भी रिकमेंडेशंस भेजी है जरूरी नहीं है कि लोकसभा उसको फॉलो करे। लोकसभा सेकंड टाइम सेम जो बिल है सेम ड्राफ्ट है उसको राज्यसभा में भेज सकती है, और अब सेकंड टाइम में राज्यसभा को उसको पास करना ही होता है। ठीक है, सो दिस शुड बी विद इन 14 डेज, 14 डेज के अंदर ही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स की। जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये याद रखना कि जब भी स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायर्ड होगी तो जो दोनों हाउस है उसके अंदर उस बिल को अलग अलग पास करना होता है। ठीक है, जैसे लोकसभा में अलग मेजोरिटी चाहिएगी और राज्यसभा में अलग मेजोरिटी चाहिएगी। ठीक है, कुछ कंडीशंस में देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स होते हैं उसमें हम बहुत बार जो बिल है वो स्टेट लेजिस्लेचर्स को भी भेजते हैं, यानी कि हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शुड पास इट। ठीक है, इसमें ये भी चीज याद रखने की है कि कोई भी जॉइंट सीटिंग अलाउड नहीं है। इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठ के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स पर डिस्कशन नहीं कर सकते। जॉइंट सीटिंग की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है दोनों हाउस साथ मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट बिल्स होते हैं उनको छोड़ के जो भी ऑर्डिनरी बिल्स होती हैं उनके ऊपर जॉइंट सीटिंग अलाउड है। ठीक है, जॉइंट सीटिंग प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन इसको चेयर किया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइनल चेक पॉइंट यानी प्रेसिडेंटल असेंट। प्रेसिडेंट के डेस्क पर अब बिल चला गया है तो प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शन है। फर्स्ट है गिव असेंट, प्रेसिडेंट मंजूरी दे दे और एक्ट बन जाएगा। सेकंड इज रिटर्न द बिल, प्रेसिडेंट कुछ रिकमेंडेशन सजेशंस के साथ बिल को रिटर्न कर सकता है। देन जो लोकसभा राज्यसभा वहां से वो बिल दोबारा पास होके आएगा। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट मनी बिल्स में रिटर्न नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट इज विदहोल्ड असेंट, यानी उस बिल को अपने पास वीटो पावर की मदद से अपने पास फॉर इनफाइनाइट टाइम तक रख सकता है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।